मॉर्निंग क्लास 10 शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंज्यूमर राइट्स के बारे में। हम लोग ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि टू हुम वी विल कॉल एज कंज्यूमर एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कंज्यूमर, दैट हाउ द कंज्यूमर्स आर बीन एक्सप्लॉयटेड एंड टाइप्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशंस, दैट कंज्यूमर्स गुड्स and consumer services. At the same time, we have seen that the exploitation of goods and exploitation of services also we have discussed. So now we will discuss today that what are the rights that the consumer they are having. So because after knowing the rights, they can fight for their rights. So it's very important that the consumer should know their rights. So let's start the topic. The call for consumer right is regarded to begin from Sales of Goods Act 1930. So it was from the starting. The consumer rights देखा गया है कि it was started from the beginning. The sale of it was started with the concept of Sales of Goods Act. तो उस समय कंज्यूमर राइट्स के नाम से नहीं, अलग तरीके से अलग उसकी टॉपिक थी, नाम था सेल्स ऑफ गुड एक्ट्स के अकॉर्डिंग, जो 1930s में स्टार्ट किया था। आफ्टर दिस कंज्यूमर्स प्रोटेक्शंस एक्ट वाज पास्ड इन 1986। तो दैट वाज द फर्स्ट सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। फिर उसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शंस एक्ट, तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1986 में फॉर्म्ड हुआ। एंड दिस एक्ट aims to provide maximum protections to consumers. तो इस एक्ट जब ये इस्टेब्लिश किया गया, सेटअप किया गया 1986 में, दैट वाज ऑल्सो बीन कॉल्ड एज कोपरा। दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शंस एक्ट। तो इसी तरह से इसको इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से ये जो है मेनली 1986 में जब शुरुआत हुई, तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जो है प्रोवाइड किया गया, प्रोटेक्शन जो दिया गया, किसे प्रोटेक्शन दिया गया, इट वाज गिवन टू द कंज्यूमर, मैक्सिमम प्रोटेक्शंस। फॉलोइंग प्रोविजंस हैव बीन मेड फॉर प्रोटेक्शंस एंड प्रोविजंस ऑफ कंज्यूमर्स इन सेक्शन 6 ऑफ द आर्टिकल्स 1986 में। तो इसके अलावा जो इसी एक्ट्स के जो प्रोविजंस थे, उसमें जो सेक्शंस थी, उस सेक्शंस के अकॉर्डिंग कंज्यूमर्स मेन था कि कंज्यूमर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है और प्रमोशंस, ताकि दे कैन मूव अगेंस्ट देयर एक्सप्लॉयटेशंस, दे कैन गो फॉर द टू द कोर्ट फॉर देयर राइट्स। इसी तरह से ये चीज़ें बनाई गई। द राइट ऑफ प्रोटेक्शंस एक्ट, तो सबसे पहले व्हाट आर द राइट्स हैज बीन गिवन। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट राइट्स वाज राइट्स ऑफ प्रोटेक्शंस अगेंस्ट हार्मफुल गुड्स। तो सबसे पहला था राइट्स ऑफ प्रोटेक्शंस, किसके खिलाफ, हार्मफुल गुड्स के खिलाफ। सो द कंज्यूमर हैव राइट्स ऑफ गेटिंग प्रोटेक्शंस अगेंस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दोज गुड्स और सर्विसेज विच आर हार्मफुल फॉर देयर लाइफ एंड प्रॉपर्टीज। तो जो गुड्स और सर्विसेज वो परचेस करते हैं और उससे कहीं ना कहीं उनकी लाइफ को, उसकी प्रॉपर्टीज़ को डैमेज होता है, तो उससे वो उसके खिलाफ दे कैन फाइट। फॉर एग्जाम्पल इम्प्योरिटीज, इम्प्योर फूड आइटम्स, अगर हम कोई फूड आइटम्स परचेज करते हैं और वो हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ मिक्स है, इम्प्योरिटी है। वैसे ही इम्प्योर सीमेंट, अगर कोई बिल्डिंग्स, मकान बनता है, वो सीमेंट जो है वो इम्प्योर है, प्योर नहीं है, तो वो बिल्डिंग गिर जाएगी। तो इस तरह से जो है, जो भी लोग रहते हैं उसको बहुत सारा नुकसान होगा, शायद वो एक तो चोट लग सकती है या फिर मर भी सकते हैं, डेथ भी हो सकती है। सो दे कैन गो अगेंस्ट फॉर दैट। अगर सीमेंट यूज़ किया तो सीमेंट के खिलाफ है, या फिर फूड जिससे ही लेता उस फूड के अकॉर्डिंग उस फूड्स वाले को वो जो है उससे कोर्ट में जा सकते हैं। सो दैट वाज द राइट्स गिवन टू द कंज्यूमर। नाउ नेक्स्ट इज राइट ऑफ इंफॉर्मेशन और राइट ऑफ गेटिंग इन्फॉर्म्ड। ये सेकेंड राइट दिया गया है, दैट अ कंज्यूमर दैट हैज़ द राइट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वांटिटी, क्वालिटी, स्टैंडर्ड एंड प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज which he purchased from the product and the seller. So it's very important whenever the consumer is purchasing. So he should be informed that what
टाइप ऑफ प्रोडक्ट ही इज़ परचेजिंग, गुड्स एंड क्वालिटी, उसकी क्वालिटी कैसी है, क्वांटिटी कितनी है, स्टैंडर्ड किस तरह से है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट द कंज्यूमर शुड हैव द राइट टू get the information regarding all this. Third is right of getting various types of goods or stock at competitive prices. तो नेक्स्ट थर्ड है यहाँ पे फॉर द बेनिफिट्स ऑफ कंज्यूमर्स कहा जा रहा है दैट गवर्नमेंट एंड एजेंसी शुड इंश्योर अवेलेबिलिटीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट रीजनेबल रेट्स इन द मार्केट. क्योंकि यहाँ पे क्या है, टाइप्स ऑफ गुड्स और स्टॉक्स एट कॉम्पिटिटिव प्राइसेस. मार्केट में कुछ चीज़ों की शॉर्टेज दिखा दिया जाता है एंड दैट इज़ नॉट द शॉर्टेज. ये शॉर्टेज नहीं होता है, वो खुद करते हैं शॉर्टेज ताकि लोगों को प्रॉब्लम हो और इस तरह से जो प्राइजेस जो है गुड्स की बढ़ा दिया जाए. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट कंज्यूमर्स जो है अगर इसको प्रॉब्लम होती है तो दे शुड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट्स एंड हु आर द टेकिंग केयर ऑफ दैट. तो गवर्नमेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, गवर्नमेंट्स की जो एजेंसीज होती है उनको इंश्योर करना पड़ता है जो गुड्स एंड अवेलेबल्स जो है वो मार्केट में एक रिजनेबल प्राइस में मार्केट में कंज्यूमर्स को अवेलेबल हो, सो दैट द कंज्यूमर मे बी एबल टू परचेज गुड्स ऑफ हिज चॉइस. तब जाके कंज्यूमर अपनी इच्छा के साथ अपनी मर्जी से कोई भी चीज़ें जो परचेज करना है वो चूज़ कर सकते हैं एंड एट अ रीजनेबल प्राइजेस के लिए. सो द मोनोपोली ऑफ गुड्स कैन बी एलिमिनेटेड. इससे जो था मोनोपोली था कि जो कंट्रोल कर रहे थे मार्केट को कोई भी पर्टिकुलर, वो मोनोपोली रिमूव्ड हो जाएगा. नंबर 4, राइट ऑफ बीइंग वॉइस्ड थ्रू वेरियस फोरम्स. फोरम मीन्स कोर्ट, जहाँ पे हम अपनी प्रॉब्लम्स को लेके जाएंगे और हमारी प्रॉब्लम्स को सुनने वाला कोई हो. सो नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट redressals commissions has been assigned the responsibilities to ensure the consumers that they will have the right to be heard through various forums which will attend and advise them. In addition, the remunerative forum should hear and provide solutions to their problems also. तो इसी तरह से फोर्थ में जहाँ पे कहा गया दैट उनकी वॉइस जो है शुड बी हर्ड, कि उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना है और उसका सॉल्यूशन निकालना है. किसके थ्रू? फॉरम्स के थ्रू. दैट वाज द कोर्ट. फॉरम मीन्स कोर्ट, कंज्यूमर कोर्ट जो होती है. तो नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल्स कमीशन जो है जिन्होंने ये फॉर्म बनाया है और साथ साथ असाइन किया है कि उनके प्रॉब्लम्स को जो है सुने और उसकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाला जाए. किसके थ्रू? वेरियस फॉरम्स के थ्रू. क्योंकि ये चीज़ जैसे हमने कोर्ट में देखा था कि डिस्ट्रिक्ट होता है, फिर स्टेट लेवल होता है, फिर नेशनल लेवल होता है. तो इस तरह से फॉरम में भी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, फिर स्टेट लेवल पे आता है, फिर नेशनल लेवल पे आता है. इसी तरह से तो इसी तरह से इसको सुनना है, इसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन भी निकालना है, इसके लिए बनाया गया है. नेक्स्ट इज राइट ऑफ गेटिंग remunerations against unethical exploitations. Means in the Consumer Protections Act के according, the consumer have been given the right of getting remunerations against obstacles, unfair trade practice और unethical exploitations. कि जो भी इनके साथ धोखा हुआ है, वो उन्होंने जो भी चीज़ें लिया था वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो उसके बदले मुआवजा जो होता है वो उन्हें मिलना चाहिए. ठीक है, तो इसी तरह से ये चीज़ें भी दिया गया है. फिर आता है 6th, राइट्स ऑफ गेटिंग कंज्यूमर एजुकेशंस. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंज्यूमर्स को सबसे पहले एजुकेट करना ज़रूरी है. अगर वो एजुकेट होंगे तभी वो अवेयर होंगे अपने राइट्स के बारे में, उसको पता चलेगा. और इसी तरह से अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो दे कैन मूव अगेंस्ट, वो कोर्ट में जा सकते हैं, फॉरम कंज्यूमर फॉरम्स में जाके अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं. तो इसलिए 6th इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, गेटिंग कंज्यूमर्स एजुकेशन. सो नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट redressals commission has been assigned the responsibility that under the Consumer Protections Act के according the consumer should be provided appropriate education for their remedies. कि जो भी रेमेडीज है, जो सॉल्यूशन है उसके बारे में उसको पता होना चाहिए सही से कि किस प्रोसेस से किस तरह से उसकी सॉल्यूशन हो सकती है, रेमेडीज मिल सकती है. तो इसी तरह से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए. If people are made aware of their rights for one time, then they can become powerful against the exploitations done by producers and traders. तो अगर एक बार अगर पीपल्स को अवेयर कर दिया गया उनके राइट्स के बारे में,
तब वो कभी भी उनका कोई यूज़ नहीं कर सकता, एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता, भले वो ट्रेडर हो या फिर प्रोड्यूसर्स हो। तो इसी तरह से इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये दूसरा टॉपिक था जो आपको याद करना है, दैट वाज द व्हाट इज़ द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर्स एंड उसके कितने सारे पॉइंट्स है, ठीक है। तो ये याद करनी है आपको। उसके बाद मूव करते हैं, तो 1 से 6 पॉइंट्स है ये। अब आता है जिस तरह से हमने फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ पढ़े थे, तो उसी तरह से कंज्यूमर्स के राइट्स हमने पढ़े, तो हमारी ड्यूटीज़ भी बनती है, क्योंकि गवर्नमेंट्स हमें राइट्स तो हमारे दे रहे हैं वो, ठीक है, वो उन्होंने हमारे राइट्स हमें बता दिया कि ये आपके राइट्स है, लेकिन इट्स आवर ड्यूटी ऑल्सो, क्योंकि अगर हम अपनी ड्यूटीज़ नहीं फुलफिल करेंगे तो फिर से कहीं ना कहीं हमें कोई ना कोई एक्सप्लॉइट तो करेगा ही करेगा। तो इसीलिए इट्स आवर ड्यूटीज़ ऑल्सो। तो सबसे पहला ड्यूटीज़ क्या है हमारा, इंश्योर टेकिंग द डिटेल्स ऑफ द परचेज गुड्स और सर्विसेज इन द फॉर्म्स ऑफ रिसिप्ट, मेमो, बिल, परचेस, इनवॉइस एक्सेट्रा। तो जब भी हम मार्केट जाते हैं, कोई चीज़ परचेस करते हैं, गुड्स है या फिर सर्विसेज है, जब हम पेमेंट करते हैं, इट मीन्स वी आर गिविंग सम अमाउंट्स, तो उसका बेनिफिट हमें मिलना चाहिए, तो उसका प्रूफ भी तो होना चाहिए कि आपने पेमेंट किया है। तो वी शुड टेक द रिसिप्ट, हमें उसका रिसिप्ट लेना बहुत ज़रूरी है, भले हमने गुड्स लिया है या फिर सर्विसेज लिया है। तो जैसे मैंने आगे भी कहा था कि बिल्स कॉल बाय डिफरेंट नेम्स, बाय डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में अलग अलग जाती है, तो कोई रिसिप्ट बोलते हैं, कोई मेमोज बोलते हैं, कोई इसे बिल बोलते हैं, एंड परचेज इनवॉइस भी इनके नाम से भी बोला जाता है। फिर नेक्स्ट आता है कलेक्ट कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द गुड्स इन रिटन और अनरिटन फॉर्म। अब दूसरी बात है, दूसरे इंपॉर्टेंस ड्यूटीज़ क्या कंज्यूमर्स का, कि कंज्यूमर्स जो भी है कलेक्ट इंफॉर्मेशन कंप्लीट, वी हैव टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट द गुड्स, रिटर्न में हो या फिर इन रिटर्न फॉर्म्स जो भी है, हमें उसके बारे में जो भी हम कंज्यूम करना चाह रहे हैं, वो गुड्स है या वो सर्विस है, उसके बारे में हमें तो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। वेरी गुड, अदरवाइज हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं, हमने कैसे सर्विसेज लिया है, वो हमें पता ही नहीं है, तो हमें बेनिफिट्स कैसे मिलेगा। तो इसीलिए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड अवेयर ऑफ द इंफॉर्मेशन जो भी है उसके बारे में पता होना चाहिए। थर्ड, पे कंप्लीट अटेंशन ऑन सिम्बल्स of classifications and quality of goods such as ISI, AG, ISO, FPO, ECO, ये सारे जो है ये गवर्नमेंट्स के हैं, जो ये हर प्रोडक्ट में मेनली कुछ ना कुछ ISI लिखा रहता है, किसी में AGS लिखा रहता है, FPO लिखा रहता है, AGO, दैट वाज द क्वालिटी टेस्टेड। इसका मतलब जो क्वालिटी, जो क्वांटिटी हम लोग जो प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट जो है, जो गुड्स है, वो ये मेनली गुड्स में होता है, ठीक है, क्योंकि ये मेनली गुड्स का है, तो वो गुड्स जो है वो टेस्टेड है, उसकी क्वालिटी जो है एट द मार्क है, जितना हमने पेमेंट किया उसके अकॉर्डिंग उसकी क्वालिटी है, एंड क्वांटिटी एंड क्वालिटी इज़ गुड। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम कुछ भी परचेज करते हैं तो हमें इस चीज़ों का ध्यान होना चाहिए कि हमने जो परचेज किया है वो इसके अंदर आता है या नहीं आता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ, in case of defect, problems in goods or services, the consumer should inform the seller immediately and demand remuneration from him। अगर आपने कोई परचेस चीज़ें खरीदी है, उसमें कोई डिफेक्ट्स है या कोई प्रॉब्लम्स दिखा, भले वो गुड्स है या सर्विस था, तो आपको कंज्यूमर्स का ड्यूटी उसी वक्त होता चाहिए कि वो सेलर्स को इन्फॉर्म करे उसके बारे में कि ये प्रोडक्ट जो है वो डिफेक्ट है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स है उसके अंदर, और साथ साथ उसे डिमांड करे कि उसके बदले जो भी उसका पैसा वापस करे या रिम्यूनेट करके कुछ भी चीज़ एक्सचेंज करे, ठीक है, तो उसके बदले उसका जो मुआवजा है वो वापस उसे मिले। तो इसी तरह से इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आता है नेक्स्ट फिफ्थ, कलेक्ट डॉक्यूमेंट्स एंड प्रूफ इन सपोर्ट ऑफ द कंप्लेन। अगर आप कोई कंप्लेन करना चाह रहे हैं कुछ चीज़ों के लिए, प्रोडक्ट्स में, लेकिन आपके पास उसकी कोई प्रूफ नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्स, रिटन डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जैसे स्लिप्स, मेमोज नहीं है कोई, तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए हमेशा हमें उसके डॉक्यूमेंट्स को हमेशा लेना चाहिए, तभी हम कोई कंप्लेन कर सकते हैं, अदरवाइज इट इज़ यूजलेस। नेक्स्ट इज सिक्स्थ,
if the producer or the seller does not attain the complaint attain the complaint of the consumer, then he should immediately establish contact with consumers court, state government, consumer commissions forum, etc. तो if the producers or the seller consumers की problems को नहीं सुनते हैं, उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन नहीं निकालते, रेमेडीज नहीं निकालते, तब कंज्यूमर्स क्या करेंगे? देन ही कैन मूव इमीडिएटली टू द कोर्ट. कंज्यूमर्स कोर्ट जाएंगे, स्टेट लेवल पे कंज्यूमर कमीशन फॉरम, जो भी जिस जगह जो है उसके अकॉर्डिंग वो मूव करेंगे. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वी शुड नो द ड्यूटीज़ ऑल्सो. तो अगर हमें ड्यूटीज़ पता रहेगा तो हम ईजिली राइट्स के साथ ड्यूटीज़ को फॉलो करेंगे, तो देयर विल बी नो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कंज्यूमर्स or there will be control. Next है हमारा टॉपिक measures of solving consumer complaint, कि क्या क्या measures है जिसके थ्रू consumers जो है अपनी किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. Before independence, in order to solve consumers complaint, Sales of Goods Act was formed in 30s. तो जब इंडिपेंडेंस से पहले 1930s में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट ही था. कंज्यूमर्स की कंप्लेन को सुनना जो भी था, ये ओवरऑल ये अकेला ही था. ऑन 24 दिसंबर 1986, तो 4 दिसंबर इसका जो डेट है जिसमें इम्प्लीमेंट शुरू हुआ था, दैट वाज 24 दिसंबर 1986 में. द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज़ फॉर्म द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में. देयरफॉर 24 दिसंबर is celebrated as the Consumer Day in India. तो इसी तरह से जब ये एक्ट शुरू हुआ तो 24 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता कंज्यूमर डे के हिसाब से. अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के अंदर प्रोविजन हैज बीन मेड टू सॉल्व द कंप्लेंट ऑफ द कंज्यूमर्स एट 3 लेवल. तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग प्रोविजन बनाया गया कि प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा 3 लेवल पे. फर्स्ट नेशनल लेवल, स्टेट लेवल एंड लास्ट ही डिस्ट्रिक्ट लेवल. तो कंज्यूमर कंप्लेन जो भी है, कंज्यूमर्स दे कैन मूव टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, देन स्टेट कोर्ट, देन नेशनल लेवल पे. तो डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल. नाउ अब हम राजस्थान लेवल पे देखेंगे क्योंकि स्टेट बोर्ड का है, तो स्टेट में तो मोस्टली तो इसे भी इम्पॉर्टेंट ही है. तो नेशनल लेवल के बाद हम स्टेट में अगर आते हैं तो स्टेट में क्या है, राजस्थान के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ पावर प्रोवाइडेड बाय द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अकॉर्डिंग राजस्थान स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड इन 1987 में ये पास हुआ. तो नेशनल लेवल पे तो 1986 में हुआ. राजस्थान स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो था वो पास हुआ 87 में. Now this act provides arrangement at 2 level. तो ये स्टेट के अंदर है, तो कोई भी स्टेट हो तो उसमें 2 लेवल्स में ही आएंगे, क्योंकि सबसे पहला होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर आता है स्टेट लेवल. नाउ स्टेट कमीशंस अकॉर्डिंग टू रूल 7 ऑफ राजस्थान कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1987 के अकॉर्डिंग पहला जो आएगा वो है सबसे पहले हेडक्वार्टर ऑफ द स्टेट कमीशन. जो है स्टेट के अंदर जो है स्टेट कमीशन विल बी स्टैब्लिश इन द कैपिटल ऑफ द स्टेट. कि जो हेडक्वार्टर्स हो गए स्टेट कमीशन का, फॉरम्स का, कंज्यूमर फॉरम्स के स्टेट कमीशन का, वो हमेशा कैपिटल्स में होगा स्टेट के अंदर. दूसरा है द वर्क डे एंड द आवर्स ऑफ स्टेट कमीशन विल बी द सेम एज द स्टेट गवर्नमेंट. तो जिस तरह से स्टेट गवर्नमेंट काम करते हैं वैसे ही उसका वर्क डेज होगा, वर्क आवर्स होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगी. थर्ड, ऑफिशियल सील्स एंड सिंबल्स ऑफ द स्टेट कमीशंस, जो भी ऑफिशियल सील्स हैं और सिंबल्स जो यूज़ करते हैं वो वैसे ही है जैसे स्टेट गवर्नमेंट का होगा. फोर्थ, मीटिंग ऑफ द स्टेट कमीशन विल बी कॉल्ड बाय इट्स प्रेसिडेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. तो मीटिंग जो स्टेट कमीशंस की होगी वो हमेशा प्रेसिडेंट कॉल करेंगे एंड वेन एवर ही रिक्वायर्ड. तो ये कंज्यूमर स्टेट कमीशन जो है उसके अकॉर्डिंग. तो वो स्टेट का था, अभी डिस्ट्रिक्ट का है.
डिस्ट्रिक्ट में भी सेम है, वैसे ही है। तो ऑफिसर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फोरम विल बी स्टैब्लिश एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो जो ऑफिसर्स होगी डिस्ट्रिक्ट फोरम्स की, वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स जो बनेगा वो डिस्ट्रिक्ट में ही बनेगा। वर्क डे एंड वर्क आवर जो होगा वो डिस्ट्रिक्ट फोरम्स के, वो स्टेट गवर्नमेंट्स के अकॉर्डिंग नहीं होगा। इसके भी ऑफिस सिंबल्स एंड ऑफिस सील्स जो होंगे डिस्ट्रिक्ट फोरम्स की, इट विल बी डिसाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि क्या करना है, सेम यूज़ करना है या फिर स्टेट गवर्नमेंट उनको अलग देना चाहे तो वो दे सकते हैं। मीटिंग ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फोरम विल बी कॉल्ड बाय इट्स प्रेसिडेंट्स। तो ये जो फोरम्स के जो कमीशन है उसके अकॉर्डिंग जो प्रेसिडेंट्स है उसके अकॉर्डिंग ही डिसाइड किया जाएगा मीटिंग्स वेन एवर दे रिक्वायर्ड। तो लगभग सेम ही है, वहाँ पे स्टेट था, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है, बस इतना ही चेंज है। ना प्रोविजंस पढ़ते हैं कि इसकी प्रोविजंस क्या है। ना प्रोविजंस ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल्स, कि इसकी प्रोविजंस क्या, किस बेस पे, किस तरह से हम लोग उसको जो है केसेस को ले जा सकते हैं फाइट कंज्यूमर्स के लिए। तो फर्स्ट इज इफ द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज and the amount of demanded compensations is not greater than 20 lakh rupees, then the consumer can lodge complaint in the district forums platforms established in every district. तो अगर जो कंज्यूमर डिस्प्यूट्स है वो अपनी प्रॉब्लम्स किस और कहाँ तक लेके जाएंगे, कैसे लेके जाएंगे, तो सबसे पहले कहा गया कि अगर प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज जो भी है, जो अमाउंट है या फिर डिमांड जो कर रहा है कंज्यूमर कंपनसेशंस के लिए, वो इज़ नॉट ग्रेटर देन 20 लाख से नीचे है, तो वो कंज्यूमर जो है अपनी कंप्लेंट डिस्ट्रिक्ट फोरम पे ही कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट जहाँ हर डिस्ट्रिक्ट में फोरम्स होंगे वहाँ पे कर सकते हैं। दूसरा है इफ़ द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज एंड द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन जो है 20 लाख से ज़्यादा है बट लेस देन 1 करोड़ रुपीज़, तो ये लेस मोर देन 20 लाख एंड लेस देन 1 करोड़ रुपीज़, देन द कंज्यूमर कैन लॉन्च कंप्लेंट। तो वो अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं कहाँ पे, स्टेट कमीशंस, इन ऑर्डर टू सॉल्व द डिस्प्यूट्स। थर्ड, इफ द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज इज मोर देन 1 करोड़, देन द कमिश्नर और देन द कंज्यूमर कैन लॉन्च हिज कंप्लेंट एट द नेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन कंज्यूमर फोरम्स में। तो मतलब सिंपल है, बहुत ईजी है कि अगर लेस देन 20 लाख है तो डिस्ट्रिक्ट में, मोर देन 20 लाख है बट लेस देन 1 लाख है तो वो स्टेट लेवल पे, और मोर देन 1 लाख है तो नेशनल लेवल पे वो अपनी प्रॉब्लम्स को रिड्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोविजंस फॉर अपीलिंग अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द फोरम्स। अब अगर आपने किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किया था लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई आपकी, तो आप अपील करना चाहते हैं नेक्स्ट फोरम में, तो कैसे कर सकते हैं। So in case of the district forums not giving its decisions within 90 days or in case if the consumer is not satisfied within its decisions, तो अगर मतलब कि 90 डेज के भीतर आपका तो 90 डेज के मतलब 90 डेज के अंदर आपकी प्रॉब्लम सॉल्यूशंस नहीं हुई या फिर आपकी जो सॉल्यूशन हुई उसका जो डिसीजन था वो आपको सेटिस्फाइड नहीं है, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो द कंज्यूमर कैन अपील इन द स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन कमीशन में, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टेट कंज्यूमर में मूव कर सकते हैं। अपील कैन बी मेड विद इन 30 डेज। तो अपील कब कर सकते हैं, 30 दिन के अंदर ही आप उसे अपील कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज अपील कैन ऑल्सो मेड इन नेशनल कमीशन अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द स्टेट कमीशन। तो अगर स्टेट में भी प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर आप नेशनल लेवल पे भी मूव कर सकते हो। थर्ड, देयर इज अ प्रोविजन ऑफ अपीलिंग इन द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द नेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन कमीशन ऑल्सो। अगर आपको कहीं ना कहीं लगा नेशनल लेवल पे भी कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई कंज्यूमर्स की, तब वो क्या करेंगे, तब उस सिचुएशंस में अगेन देयर इज अ प्रोविजन, गवर्नमेंट्स ने आपको प्रोविजंस दिया है उसके अकॉर्डिंग, कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो उसके अंदर प्रोविजन लिखा गया उसके अकॉर्डिंग हम मूव कर सकते हैं कहाँ,
कंज्यूमर मूव कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द नेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन कमीशन के अकॉर्डिंग। हम नेशनल कंज्यूमर कमीशन के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं। तो इसी तरह से कंज्यूमर्स को राइट्स दिया गया है सो दैट दे कैन फाइट फॉर देयर राइट्स, फॉर देयर रिड्रेसेस। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है लीगल अवेयरनेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये टॉपिक नेक्स्ट क्लास में मतलब नेक्स्ट डे करेंगे। ठीक है, थैंक यू।